नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात आज कही है। खड़गे ने कहा है कि वो 65 सालों से राजनीति में हैं, लेकिन इतना झूठ बोलने वाला और लोगों को धोखा देने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कल ही पीएम आवास पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे और इन सब के साथ मोदी की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें खूब प्रसारित की गई हैं। मोदी इन कांग्रेसियों के सहारे एक तरफ अपनी छवि सुधारने की कोशिश में हैं और दूसरी तरफ इनके जरिए कांग्रेस में फूट डलवाने की कोशिश भी नजर आ रही है। हालांकि ऐसा करके मोदी कांग्रेस को कमजोर करेंगे, ये मुगालता उन्हें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब भी खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी के नेतृत्व में मजबूती से मोदी के सामने खड़ी है। आज ही राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर मोदी से कहा है कि SC, ST, OBC, EBC ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप उन्हें समय से मिले और बढ़ाकर मिले। साथ ही ये बच्चे जिन हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं वहां कैसी बदइंतजामी है, इसका भी जिक्र राहुल गांधी की चिट्ठी में है। यानी सामाजिक और शिक्षा न्याय पर आगे बढ़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने यही सारी बातें लिखी हैं। उधर कांग्रेस मोदी के झूठ की पोल भी खोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं हम। और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बाइट को सुन लीजिए। 33 गलतियां की हाँ? और तुम लोगों को मालूम है, मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते आया हूं। तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले हैं, युवकों को धोखा देने वाले हैं, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा ऐसा। मैं भी 55 साल से सत्ता में हूँ और 65 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। हर चीज वो झूठ बोले, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो पूछने गए तो उसके लिए कोई जवाब उनके पास है ही नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता बार बार, नोटबंदी का हो, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो MSP का हो, कितने ऐसे हैं। तो उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं लोगों को ऐसा झूठ बोला हूं, मेरे से गलती हो गई, माफी नहीं मांगा। सिर्फ एक के ऊपर एक कुछ बोलते ही जाते हैं। कश्मीर को ही कतरा, हम गए थे वहाँ कतरा, ये सब एरिया में वैष्णव देवी टनल, ये सारे मैं यही उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे हमारे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद था, मई थे, सब हमने वो टनल ओपनिंग करवाया, हमने वो पूरा। लेकिन एक शब्द भी उन्होंने पिछले गवर्नमेंट क्या काम करी और हम कहां से कहां तक किए। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं पिछले 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते नहीं देखा। नरेंद्र मोदी हर बात पर झूठ बोलते हैं। मोदी ने देश के युवाओं और गरीबों को झूठे सपने दिखाकर धोखा देने का काम किया है। उन्होंने देश से कई वादे किए जो पूरे नहीं किए और इसके लिए वो माफी भी नहीं मांगते हैं। ये तमाम बातें यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानों के अलावा आज जयराम रमेश ने भी फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पिछले सवालों को दोहराया है। सुनिए क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने और चर्चा आगे करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस पिटारे में, सुनिए जरा जयराम रमेश को। कि आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया,
जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था राष्ट्रीय हित में। पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता है, लीडर है, एमपी नहीं, लीडर है अपोजिशन पार्टी के, दलों के, उनसे आप कब बातचीत करेंगे? उनको आप कब विश्वास में लेंगे? और जो मुद्दे उठे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर कब बातचीत करेंगे? तो पहला सवाल यह है कि 2 सर्वदलीय बैठक तो हो गए, दोनों में आप मौजूद नहीं थे। क्या आप कष्ट करेंगे अब सांसदों से मिलने के बाद कि दल के नेताओं से भी आप मिलें और उनको विश्वास में लें? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सारी इंडिया पार्टी ने मांग की थी कि एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इस गंभीर चुनौतियां जो हैं उस पर चर्चा हो, विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर। सिंदूर पर नहीं, क्योंकि वो एक मिलिट्री मामला है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकता। पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, कूटनीतिक मुद्दे हैं, सुरक्षा नीति से जुड़े हुए जो हैं, उन पर जो मुद्दे हैं, हमने विशेष सत्र की मांग की थी, वो तो आपने स्वीकारा नहीं और 21 जुलाई को आपने पार्लियामेंट का सत्र बुलाया है। क्या आप कहेंगे स्पष्ट तरीके से कि उस सत्र में 2 दिन के लिए सुरक्षा को लेकर, सिंदूर को लेकर, पहलगाम को लेकर, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर, क्या 2 दिन की चर्चा आप कराएंगे? ये आश्वासन दीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आप मॉनसून सत्र, विशेष सत्र छोड़िए, मॉनसून सत्र में क्या 2 दिन की चर्चा आप करवाएंगे? तीसरा हमारा ये सवाल है कि कारगिल सुरक्षा समिति बिठाई गई थी हमारे जयशंकर जी के पिताजी के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जुलाई 29, 1999 को, कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन के बाद, 3 दिन हुए थे। और उस समिति ने बहुत गहरा विश्लेषण किया, अध्ययन किया, सिफारिशें दी। पार्लियामेंट में 23 फरवरी सन 2000 को पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश किया गया। हालांकि उसमें से कुछ भाग नहीं थे उस रिपोर्ट में, और ऐसा ठीक है क्योंकि कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, गोपनीय बातें हैं, संवेदनशील मामले हैं, उस पर रिपोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी वो रिपोर्ट पेश किया गया 23 फरवरी सन 2000 को। क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CDS ने जो खुलासे किए हैं, सिंगापुर में जो मुद्दे उठे हैं, जो जनता सवाल उठा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है, हमारे देश में सवाल उठ रहा है, क्या एक समिति का गठन करेंगे, विश्लेषण होगा और रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगा कभी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद? और जो नई नई चुनौतियां हैं, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो फ्यूजन हो गया है, जो गठबंधन हो गया है, जुगलबंदी हो गया है, उसको लेकर जो चुनौतियां हैं, एक चेतावनी भी है और चुनौती भी है, उस पर क्या विश्लेषण होगा? ये हमारा तीसरा सवाल। और चौथा सवाल ये है कि पहलगाम के आतंकवादी थे, जो पहलगाम पर क्रूर हमला किया था, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए। कब होगा वो? क्योंकि वो पूंछ के लिए जिम्मेदार थे 23 दिसंबर 2023 में। तो जयराम रमेश यहां अपने पुराने 4 सवालों को फिर से सामने रख रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहां यही कि आखिर विशेष सत्र कब बुलाएंगे? मानसून सत्र आ रहा है, लेकिन मानसून सत्र में क्या इस पर बात होगी? ये तमाम बातें यहां पर जयराम रमेश रखते हुए, दरअसल मोदी अगर ये मान कर बैठे हैं कि सत्ता के 11वें साल में आने के बाद अब विपक्ष उनके सामने हथियार डाल देगा, तो फिलहाल कांग्रेस के तेवर ऐसे नहीं दिखते हैं दोस्तों। वैसे कांग्रेस अपनों पर भी अब सख्ती दिखा रही है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस को इस सख्ती का दायरा शायद और बढ़ाने की जरूरत है। वे नेता जो पहले मोदी की तारीफ करते हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस को कोसने के लिए बीजेपी उन्हें ही आगे करती है, उनसे ही कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को गालियां दिलवाती है। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं।
इसमें गलती शायद कांग्रेस की ही है या रही है कि जिन लोगों ने अपना झुकाव मोदी और बीजेपी के लिए दिखाया था, उन्हें सही समय पर यानी वक्त रहते बाहर नहीं किया गया। लेकिन अब गलती सुधारने में क्या हर्ज है? कांग्रेस को फिर से उन तमाम नेताओं की शिनाख्त कर लेनी चाहिए जो इस समय मोदी में नजर आ रहे हैं। उन्हें बाहर करने से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि भला ही होगा। ये एक सुझाव है, हालांकि बिन मांगी सुझाव मैं नहीं रखता हूं, नहीं देता हूं, लेकिन आज इसकी दरकार है, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं। खैर, कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकशी के बीच देश के लिए एक बुरी खबर आर्थिक मोर्चे से आई है। आर्थिक मोर्चे से खबर जो है वो विश्व बैंक से आई है और विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए भारत यानी इंडिया की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण कमजोर निर्यात और निवेश में कमी बताया गया है। विश्व बैंक की ताजा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, इसमें यह जानकारी दी गई है और अब बाकी वैश्विक रिपोर्ट्स की तरह मोदी सरकार इसे भी खारिज करेगी या इसके सबक दूसरों तक पहुंचेगी, खासकर मोदी सरकार में जो दूसरे साथी हैं उन तक, एनडीए के दूसरे साथी उन तक भी, और कोई सुधार लेकर आएगी यहां पर मोदी सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि जिस समय मोदी ढोल पीट रहे हैं कि भारत दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, वहां ये विकास नजर आना चाहिए। क्या विकास नजर आ रहा है? अभी तो जीडीपी और घटने की नौबत आ गई है। ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ही सच है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते और फिर झूठे सपने दिखाने की माफी भी नहीं मांगते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है। और इन सब के बीच जो ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो आउटरीच डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश 33 देशों की यात्रा पर गया था, वो जब लौट के आया हिंदुस्तान और कल रात को डिनर पार्टी में शामिल हुआ नरेंद्र मोदी के आवास पर, पीएम आवास पर, हंसी ठिठोली, हंसते मुस्कुराते हुए जो तस्वीरें आई हैं उनमें सबसे ज्यादा तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के चारों नेताओं के साथ हैं। और उसमें से एक तस्वीर और है कि शशि थरूर और तमाम कांग्रेस के नेता वहां बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से और बगल में खड़े हैं निशिकांत दुबे, जो लगभग उसी समय कांग्रेस को कोसते हुए एक ट्वीट कर रहे थे। क्या कांग्रेस इन सब सवालों का जवाब देगी? आइए चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं कैसे राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है और कैसे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला नरेंद्र मोदी पर बोला है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं तस्वीर में और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बातें हैं बहुत दूर तक शायद जाएं। 65 साल का इनका राजनीति का अनुभव और साफ साफ नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला, इतना तीखा तगड़ा हमला आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर नहीं किया था। क्या, कैसे देखा जाए इसको? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला जरूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले नहीं किया है। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण देते समय एक बार मूर्छित हो गए थे। उस समय उन्होंने कहा था जब तक मैं मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से नहीं हटा देता तब तक मैं मरने वाला नहीं। अब इससे भी तो तीखा हमला नहीं हो सकता। अपनी सोच है, मैं बस जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वास्तव में अभी जो हमला किया है उन्होंने तथ्यात्मक रूप से हमला किया है और ये बताया है कि अपने पूरे जीवन काल में, और उनका राजनीतिक जीवन काल मौजूदा समय में किसी और का उनके मुकाबले बड़ा नहीं है, तो इस पूरे जीवन काल में इतना झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला है, उन्होंने तथ्य भी रखे हैं
और ये बात लोगों के दिमाग में भी जा रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, देश का पूरा सिस्टम झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री उसकी पर्देदारी कर रहे हैं और खुद तो झूठ बोल ही रहे हैं। यानी एक झूठों की सरकार डेवलप हो गई है। अब इतना बोल देने से भी नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा और बोलना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के झूठ को तो कांग्रेस भी रखती रही है। जी, आपका वीडियो स्टिल हो गया, गायब हो गए हैं आप। जरा दोबारा आपके पास हम आते हैं। इस बीच प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। जी, प्रेम कुमार जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। नोटबंदी को लेकर के भी जो बातें कहीं, चौराहे पर हम आ जाएंगे, लेकिन वो सब बातें झूठी रही। जो 15 लाख रोजगार, 15 लाख पॉकेट में देना, 2 करोड़ रोजगार, ये सब जो सीरीज है उस बारे में कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि कैसे जो गंगा में हादसा हुआ कुंभ के दौरान, भाई गोविंदाचार्य जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके भाई की मौत हो गई, उनकी लाश को भी लावारिस बता दिया गया। तो ये तथ्य है। बीबीसी की रिपोर्ट जो आई वो तो बता रही कि कैश में मुआवजा दिया गया, और कैश में मुआवजा सरकार देती क्या? झूठ को स्थापित करने के लिए, कि मौत के आंकड़े को छुपाने के लिए। और मौत के आंकड़े कोई प्रदेश सरकार और योगी सरकार के मत्थे बोलकर नहीं चल सकती। पूरी बीजेपी की कल्चर है। भाई कोरोना के समय में भी मौत के आंकड़े छिपाए गए, तो वो भी सच सामने आया है। तो हर जगह बीजेपी ने झूठ फैलाया है, अपनी सरकार का की अच्छाई दिखाने के लिए उसकी करतूतों को छिपाया है। तो इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे दम ठोक करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने कहीं नहीं देखा। मैं अभी बिहार में बैठा हुआ हूं, पटना में हूं, और बिहार की सियासत को भी समझ रहा हूं, यहाँ की गतिविधियों को भी देख रहा हूं, पहले से देखता भी रहा। तो जो बात लोगों में होती है, सबके मन में एक बात तो क्लियर है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। ये सबके मन में क्लियर है। बीजेपी के अलायंस से जुड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि इनको हमारी जरूरत है, इसीलिए, और हमको भी उनकी जरूरत होती है, तो हम साथ में। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ गठबंधन की लड़ाई है, और गठबंधन की लड़ाई में चाहे जातिगत आधार पर समीक्षा कर ले, लोगों से बात कर ले, बाकी सब चीजों को देखें और पैमानों पर, तो ये नरेंद्र मोदी की झूठ की सियासत यहाँ सर चढ़कर बोलती दिख रही है। लोगों की जुबान पर है कि अपने ही सहयोगी दल को तोड़ना, किसी को कमजोर करना, किसी दूसरे पार्टी में हस्तक्षेप करना। और यहाँ एक चर्चा और है, थोड़ा सा है, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार को लेकर के बहुत है। नीतीश कुमार हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जितने भी पत्रकार बिरादरी के लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उनको नीतीश कुमार ने पहचाना नहीं है। वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे मिलने कौन आ रहा है। ये आम चर्चा है। तो जो व्यक्ति पहचान नहीं पा रहे हैं, जिनसे दशकों का संबंध है, उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ये नीतीश कुमार के साथ है। फिर भी बीजेपी अगर नीतीश कुमार को गठबंधन में बना के और मुख्यमंत्री बनाए हुए है, तो यहां भी बहुत बड़ा झूठ जो है लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, ये छिपाया जा रहा है। लोग अटकल में बोल रहे हैं नीतीश कुमार अस्वस्थ, दिख रहा है तो बोल रहे हैं अस्वस्थ, लेकिन मेडिकली नहीं बोला जा रहा है। मेडिकली और ऑफिशियली ये झूठ स्थापित किया हुआ है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है। इस अवस्था में कोई मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है जो कि किसी को पहचान भी न हो? ये हालत है।
तो ये भी झूठ की बात है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर जोड़ा है। वो बीजेपी की सरकार काम करने में झूठा, जनता से वादे करने में झूठा, अपनी करतूतों को छिपाने में वो जी। आगे, यानी यहाँ भी झूठ, और अपोजिशन को गलत तरीके से फंसाने में, उनको इल्जाम लगाने में वहां भी झूठ का सहारा, यानी झूठ का सहारा अपनी मजबूती के लिए और अपोजिशन के खिलाफ लगातार चल रहा है। तो इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत मजबूती से सामने रखा और समझाने की कोशिश की, लोगों को ये सीधे समझ। जी प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज़ चली जा रही है। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, अभी आप सुन रहे थे सीधा प्रशांत जी कि यहाँ पर प्रेम कुमार जी आवाज़ आपकी चली जा रही है। मैं रोकना चाहता हूं सीधे प्रशांत जी आपके पास। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है उसको किस रूप में देखा जाए? दूसरी बात उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कल बीबीसी की रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने उस पर एक ट्वीट किया है। अगर मैं कहूँगा कि ट्वीट उस अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर ले आए। देखिए राहुल गांधी लिख रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए। जैसे कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थीं, जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती हैं। यही तो बीजेपी मॉडल है, गरीबों की गिनती नहीं तो जिम्मेदारी भी नहीं। ये बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं अभी से कुछ मिनट पहले। ये राहुल गांधी का ट्वीट अभी से थोड़ी देर पहले, यानी सीधा हमला है। और ये बात यहां कहनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी, सत्ता से, सरकार से तो पूछनी ही पड़ेगी कि चाहे भगदड़ का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, ऐसे कई सारे मामले, और इन सब मामलों में आप आंकड़ों को क्यों छिपाते हैं? अभी से थोड़ी देर पहले वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा मैं रख रहा था, उन आंकड़ों में अगर सरकार के पक्ष में नहीं है तो आंकड़े छिपा दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारे हिसाब से नहीं है आंकड़े तो उसको हम छिपा दें। आखिर चल क्या रहा है? और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कि 65 साल से मैं राजनीति में हूं और आप सीधे आपसे ज्यादा झूठा हमने देखा नहीं प्रधानमंत्री पद पे, ये कह रहे हैं सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, इस सरकार में एक बड़ी खास बात, जब से ये आए हैं इन्होंने आंकड़े छुपाने का काम किया है, और कई जिम्मेदार जो इस काम में लोग हैं आंकड़ा के, वो खुद बताते हैं, मंत्रालय के लोग बताते हैं किस तरीके से जो है आंकड़ों में फेरबदल किया जाता है, फार्मूला चेंज किया जाता है। चाहे वो गरीबी की सीमा रेखा हो, चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, बहुत सारे आंकड़े तो लेना ही बंद कर दिए हैं सरकार ने। तो आंकड़ों के साथ अगर आप खेल करेंगे तो आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े एक एक्सरे है, और अगर आप बगैर एक्सरे के जाएंगे तो हड्डी दाएं पैर के टूटी होगी और पट्टी बन जाएगी बाएं पैर में जी। तो आंकड़ों का पूरा, जिसको कहा जाए कि सिस्टम ही पूरा तहस नहस हो चुका है, और उसी का रिफ्लेक्शन तमाम जगह मिलता है। उसमें धांधलियां भी हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के आंकड़े देख लीजिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, वोटर लिस्ट उसको भी कैसे बनाते हैं वो, तो पूरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल है, बहुत सारी चीज़ें राजीव जी अच्छी बुरी तमाम सरकारें हम लोगों ने देखी हैं। कोई एक फैसला गलत होता है, आगे की सरकारें आके उसको ठीक कर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका रिपेयर बड़ा आसान नहीं है या नहीं हो पाता है। जैसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करना। ये 11 साल जो मोदी जी का रिकॉर्ड है, वो सबसे न्यूनतम, जितना हमने अपना जीवन जिया है और जितना पत्रकारिता में किया है, उन दोनों को मिला के कह रहा हूँ कि न्यूनतम स्तर पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं इस देश में।
इसी मोदी सरकार में चार जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी बाहर निकल के। जी। इसी इसी 11 साल के कार्यकाल में, और अभी पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई उसमें उसके फौरन बाद एयर चीफ मार्शल किस तरीके से बात कर रहे हैं कि कैसे चीजें अटकती हैं। तो ये पूरे सरकार के काम करने की संस्कृति को दिखा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, अपोजिशन 90% से ऊपर जो ईडी फाइल केस करती है वो अपोजिशन पार्टीज के ऊपर करती है। किस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर जो है वो हमले होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दबाव डाल के चैनलों को तंग किया जाए, इंडिपेंडेंट पत्रकारों को तंग किया जाए, फैक्ट चेकर्स को तंग किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए। ये सारी चीजें ये 11 साल में हमने देखी। तो जो जहां से मनमोहन सिंह ने छोड़ा था, एक रिले रेस है, वो बैटन उन्होंने दिया था। मोदी साहब की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो उस डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रांग बनाता। राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्थिति क्या है आप देख लीजिए, पूरी तरीके से मनरेगा में 60% का कैप आ गया। तो गवर्नेंस के लेवल पे और खासकर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, और एक बड़ा एरिया जिसमें कभी कोई सरकार, राजीव जी अकेली एकमात्र सरकार है, मैं वाजपेयी जी की सरकार को भी गिन रहा हूँ, देवगौड़ा गुजराल को भी गिन रहा हूँ, इसमें जो कम, चंद्रशेखर को भी गिन रहा हूँ जो बड़े कम समय के लिए प्रधानमंत्री हुए, वीपी सिंह को। ये एकमात्र सरकार है मोदी साहब की जो विदेश नीति पर पूरी तरीके से विफल हुई है। ये सबसे चिंताजनक बात है, और वो भी उस दौर में जब हम ज्यादा ग्लोबली कनेक्टेड हैं, ज्यादा हमको आवश्यकता है दुनिया के जनमत में अपनी बात रखने की, और दुनिया का जनमत हमारी बात रखे। जी। ऐसे समय में हम अलग थलग पड़े हुए दुनिया में। कभी ऐसा राजीव जी आपके तजुर्बे में हुआ कि पाकिस्तान को लेकर हम अलग थलग पड़ गए हों? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं, तो पाकिस्तान को अलग थलग किया है। कभी मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज के अंतर्गत भी पाकिस्तान को कॉर्नर किया है। कभी पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की कश्मीर के इशू को उठाने की और नहीं उठा पाया। तमाम कोशिशें पाकिस्तान ने दूसरी तरीके से की, आतंकवाद से, जैसे भी दुनिया ने उनकी आलोचना की। और अब आप ये पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया उस पर, लेकिन ये सरकार की विदेश नीति की विफलता बता रही है कि कैसे पाकिस्तान आ गया, कैसे पाकिस्तान को IMF को लोन मिल गया, कैसे उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन मिल जाता है, कैसे पाकिस्तान की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जबकि उसने अपने टेरर नेटवर्क को खत्म नहीं किया, जिसका ताजा उदाहरण पहलगाम का हादसा है। जिस तरीके की सरकार है उनकी, किस तरीके की भाषा वहां के आर्मी चीफ बोलते हैं, तो पाकिस्तान को भी अगर आप कॉर्नर नहीं कर पाएंगे ग्लोबल लेवल पे, तो एक बड़े मैं कहूँगा कि विफलता है मोदी सरकार की विदेश नीति। और विदेश नीति के नाम पर क्या हो रहा था 11 साल से, जिसको गोदी मीडिया डंका बजाने को कह रहा है कि डंका बज रहा है, वो डंका कहाँ बज रहा है? डंका तो कहीं बजा नहीं। डंका बजा होता तो पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं होता जहां पे आज है। जी। तमाम फ्रंट पे, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर पर एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति की होने की स्थिति हो। क्या आप देखिए, कभी भी विक्टिम से नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री को देश के लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। किस तरीके की भाषा की मर्यादा, रैलियों में राजीव जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ भारत में जब विपक्ष पे इस तरीके के हमले किए गए हो, व्यक्तिगत हमले किए गए हो, गाली गलौज की गई हो, झूठ बोला गया हो।
विपक्ष की और सरकार सत्ता पक्ष की राजनीति हमेशा से रही है। हमने न जाने कितनी रैलियां वाजपेयी जी की, इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की कवर की हैं, देखा है, मौजूद रहे। इस स्तर का नैरेटिव, इस स्तर का विमर्श जो मोदी जी ने एक नई संस्कृति पैदा की, जिसका कहाँ पे निकलता है खामियाजा कि भारतीय सेनाओं की संयुक्त सेनाओं की जो प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको आतंकवादी बहन बता रहा है बीजेपी का मंत्री, और मंत्री बना हुआ है वो जी। तो इससे बड़ा खराब संदेश जाता है। तो जो खड़गे जी ने बातें गिनाई हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये कि मोदी जी के ऊपर अगर कोई असर होना होता तो अब तक हो गया होता। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यू प्रायोजित होते हैं जी स्थिति बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर कल रात को डिनर पार्टी में मौजूद रहे वो तमाम नेता जो गए थे, जो डेलीगेशन गया था। 7 टीमें अलग अलग गई थीं, जिसमें आप देख रहे हैं ये पीले ड्रेस में। यहाँ पर उसके अलावा आप देखिए शशि थरूर को, शशि थरूर के अलावा आपने देखा ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखिए आप। और कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे कभी, गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। और यहाँ अलग कनिमोझी को आप देख रहे हैं, सुप्रिया सुले हैं यहाँ पे, ये तमाम नेता हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर भी कर रहे थे और बहुत सारी बातें। लेकिन सब ये सलमान खुर्शीद बात कर रहे हैं और सब एक साथ बैठे भी और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से, ये देखिए मनीष तिवारी हैं और बातें हो रही हैं और पीछे उधर रविशंकर प्रसाद हैं। ये तमाम नेता जो हैं वो कल थे, ये डेलीगेशन था, शशि थरूर। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे अगर तस्वीरों में देखेंगे आप तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इसमें नहीं गए। अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद वो नहीं गए और न ही मतलब इस पार्टी में नहीं आए। और दुर्भाग्य ये है कि कल हंसी ठिठोली प्रधानमंत्री की यहाँ हो रही थी और इन लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि ये आखिर डेलीगेशन गया क्यों था। ये डेलीगेशन गया था 22 अप्रैल को, जो हमारे देश में पहलगाम की बैसरन घाटी में जो 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम है, फिर 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात, फिर 10 तारीख को सीज फायर, उसके बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद के हम कितने भुक्तभोगी हैं इस बात को बताने के लिए गए थे हमारे ये 59 लोग। लेकिन ये जब आए हैं तो यहां क्या चल रहा है? भोज पार्टी। यहां क्या चल रहा है? ये पार्टी करने के लिए गए थे या पार्टी? ये इतनी संवेदनशीलता नहीं है इन लोगों में कि उन 26 लोगों के बारे में भी सोच लेते। बस यूं ही ख्याल आ गया। 22 तारीख की वो घटना जो है वो जहन से नहीं निकलती है सुनील जी, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के ये नेता, ये देखिए शशि थरूर को आज कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। बहुत अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई की आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कितनी पूछ पड़क है, क्या हैसियत है उनकी अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में? ये सुनील जी, आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन शशि थरूर को देखिए, पीछे खड़े, यहां दिख नहीं रहे हैं, तस्वीरें हैं वैसी, पीछे खड़े निशिकांत दुबे उसी समय विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये बता रहे थे निशिकांत दुबे जिस समय शशि थरूर, मनीष तिवारी और ये पीएम वाली लाइन में है वो, और आप देख सकते हैं निशिकांत दुबे। लेकिन निशिकांत दुबे के बारे में क्या प्रधानमंत्री से इन्होंने कहा, ये 4 हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, कि निशिकांत दुबे जी को क्या वहां इसलिए भेजा गया था कि वहां, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग थी, उस मीटिंग में इसलिए भेजा गया था, वहां लोगों से डेलीगेशन जो गया था, मीटिंग नहीं डेलीगेशन जो गया था, उस डेलीगेशन से वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच भारत का कबाड़ा कांग्रेस पार्टी ने किया। भारत का कबाड़ा इंदिरा गांधी के पिता, आप ये नहीं कह रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू, हमेशा उनके ट्वीट को देखिए,
उन्होंने कहीं भी भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा है उन्होंने। तो ये निशिकांत दुबे थे, और ये बातें इतनी हिम्मत हुई शशि थरूर में कि वो पूछ लें, इतनी हिम्मत हुई मनीष तिवारी में कि वो पूछ लें, या इतनी हिम्मत हुई सलमान खुर्शीद में, इतनी हिम्मत हुई आनंद शर्मा में। ये सब तो मनमोहन सिंह के समय मलाई खा रहे थे, अलग अलग पद मिला हुआ था, मंत्री पद पे आसीन थे। लेकिन अब थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसलिए ये बात, ये तस्वीरें यहां, और इन तस्वीरों को आप लोग, इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो रखकर फिर सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं, जानकारी देना। कल हमारे एक साथी ने पुणे से यह जानकारी दी थी, जिस वक्त ये कार्यक्रम मैं कर रहा था, मुकेश मिनेकर साहब ने यह जानकारी दी थी कि आज वहां, मतलब कल की तारीख में पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं की, जो कार्यकर्ताओं की मिलन बैठक हुई, उसमें सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं उस डेलीगेशन में थी, और वहां पर जो आज अखबारों में छपा है, वहां पर जब भी हिंदुस्तान का नाम लीजिए तो नेहरू, गांधी, इंदिरा का ही जिक्र आता है। यह बात कल सुप्रिया सुले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा में कह रही थी कि मैं उस डेलीगेशन में थी, जब भी हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो इन्हीं तीनों का नाम लिया जाता है। यानी आज वो लिगेसी वहां विदेशों में जिंदा है। और इसके अलावा जब इस पार्टी के मुखिया यानी शरद पवार बोलने आए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जो नेहरू गांधी की जो आदर्श हैं, उसूल हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये कल शरद पवार कह रहे थे। ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो इंडिया गठबंधन को कहते हैं कि वो बिखर गया है, टूट गया है, शरद पवार नहीं आते हैं। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है। ये बात यहां रखना जरूरी थी, कुछ बातें। अब आता हूं आपके वक्तव्यों के लिए। सुनील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, तस्वीरें क्या कहती हैं, और क्या इससे कम पैसे में अगर आप यहां सर्वदलीय बैठक जो कर रहे थे उसमें चले जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, और 1-2 दिन का या 1 दिन का भी ज्वाइंट सेशन बुला लेते, तो इसके 1/4 में सारा काम हो जाता, और फिर आप आतंकवाद, उसके बाद आप पूरी दुनिया को बताते कि पूरी संसद जो है एकजुट है, हमारा देश एकजुट है, और हमारी तरफ आंख उठा के आप देख लीजिए, फिर हम दोनों आंखें निकाल लेंगे। ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं ना, तो कह देते ये बात भी। और एक तीसरी बात ये भी रख देना चाहता हूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। तीसरी बात ये कि जिस वक्त अमेरिका में शशि थरूर थे, उसी वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे हुए थे अमेरिका में, और अमेरिका कह रहा था कि चूंकि पाकिस्तान हमारा पुराना साथी है तो हम भारत के दम पर पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकते, यानी हम पाकिस्तान का साथ देंगे। क्या यह बात हमारी विदेश नीति में भी लागू होती है? क्या यह बात हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमको किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए? क्या यह बात जब हम रूस की तरफ देखते हैं तब भी कहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। जो यह वीडियो आप दिखा रहे हैं, क्लिप्स, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तौर तरीके से अलग है क्या? कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो इवेंट ना हो इनके पास, या इवेंट मैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? आप यह पूरा का पूरा जो डेलीगेशन गया था, वो आपने कहा भी कि वो जो 26 लोगों का नरसंहार हुआ, उसको लेकर के भारत के को पक्ष रखने के लिए दुनिया के कोने कोने में गया। 70 लोगों का यह प्रतिनिधिमंडल जगह जगह गया। और जब आप लौट करके आएंगे तो आप जश्न मनाएंगे, गोया कि उस डेलीगेशन को भेजने के पीछे उद्देश्य से कोई महत्वपूर्ण चीज हासिल करना नहीं था। एक तरह का वो भी मीडिया मैनेजमेंट था, हेडलाइन मैनेजमेंट था। क्या आप कुछ दिनों के लिए कुछ संसद सदस्यों को कुछ खास देशों में भेज करके आप अपनी विदेश नीति को का स्पष्टीकरण रख सकते हैं दुनिया किसी कोने में? और अगर ये संभव है तो फिर अलग अलग देशों में इतना लंबा चौड़ा पैसा खर्च करके आप दूतावास क्यों बनाए हुए हैं, हाई कमीशन क्यों बनाए हुए हैं? आप सबको अपने घर बुला लीजिए, जहां जरूरत हो फायर फाइटिंग की तरह से फायर ब्रिगेड आप भेज दीजिए, 5, 7, 10 लोगों को एक शिष्टमंडल भेज दीजिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी। ऐसा होता है कहीं? कभी आपने देखा है? ये दुनिया के किसी देश के द्वारा इतिहास के किसी दौर में इस तरह की पहल करते हुए आपने देखी? लोग गए हैं, भारत की तरफ से भी लोग गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे लोग गए हैं जिनको कहा जा सकता था कि वो भारत के प्रतिनिधि है। ये तो नहीं हुआ।
आप इनसे कोई ये पूछिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप वहां से यात्रा के आने के बाद क्या हासिल किया आपने? कोई वक्तव्य आया संसद की तरफ से, पार्टी की तरफ से, किसी की तरफ से कोई वक्तव्य आया? ये जो प्रतिनिधिमंडल गए थे इन्होंने कोई वक्तव्य जारी किया कि पूरी यात्रा के दौरान किससे हमारी मुलाकात हुई, किन विषयों पर हमसे सवाल पूछे गए, उन देशों में किन सवालों को लेकर के लोगों के मन में जिज्ञासा थी, भारत का क्या पक्ष था, ये किसी बात की चर्चा हुई? तो यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी अपनी किसी विदेश यात्रा के बाद कोई भी बयान उन्होंने मीडिया में दिया कि अगर वो अमेरिका में 10 बार गए हैं, फ्रांस कितनी बार गए हैं, वहां जाने के बाद उन्होंने हासिल क्या किया, यह यात्राएं क्यों उन्होंने की, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशों की क्या राय रही? कोई वक्तव्य अगर आपकी जानकारी में हो तो बता दीजिए। सार्वजनिक जवाबदेही या जनता के प्रति जवाबदेही के प्रति तो सरकार हमेशा से अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करती। तो जो परिपाटी चली आ रही है प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, शिष्टमंडल भी वही कर रहा है। वहां भी प्रधानमंत्री जब विदेश में गए हैं तो एक तरह का इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, खूब जलसा हुआ है, जुलूस हुआ है, सभाएं हुई हैं, मोदी के नारे लगे हैं, शोभा यात्राएं निकल गई हैं, रोड शोज हो गए हैं, कई लोगों से मुलाकात हो गया। लेकिन इन यात्राओं के दौरान मेरी स्मृतियों में नहीं है, मैंने कभी मनमोहन सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को व्यक्तिगत तौर पे कभी विदेशों में कोई सभा करते हुए नहीं देखी, लोगों से मिलते हुए देखा है जी। हर जो भी प्रधानमंत्री, मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री गए हैं, जिस देश में गए हैं वहां इंडियन डायस्पोरा से उनकी मुलाकातें हुई, कोई ऐसा दौर नहीं हुआ। लेकिन वो मुलाकातें इस तरह की हुई कि आप अपनी बात उनसे कह सकते, एक तरफा संवाद नहीं होता था। वहां जो लोग मौजूद हैं, व्यापार कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, शोध कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी पर्पज से वहां गए हुए हैं, वो अपने देश के नेताओं से संवाद करते थे और भारतीय दूतावास या भारतीय हाई कमीशन उसमें एक माध्यम होता था। कभी एक तरफा नहीं गया, प्रधानमंत्री आए या बड़े नेता आए, उन्होंने भाषण दिया और चलते बढ़े, ऐसा कभी नहीं होता था। प्रधानमंत्री जी की तो केवल सभाएं होती रही हैं। तो वो एक कार्यशैली जो दिखाई पड़ी है, वो कार्यशैली आज भी आपको दिख रही है। इससे आप ये उम्मीद करें कि अगर ये कोई तथ्यपरक बात करेंगे तो ये संभव ही नहीं है, ये उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि इस तरह कोई बातें। या अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात भी तो होगा कि प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्राओं का क्या हासिल क्या है। इतने 150 से अधिक बार विदेश यात्राएं की हैं, 71-72 देशों में जा चुके हैं, तो मिला क्या वहां से कि आज जब डंका बजने का जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था वो बजा कहां? जब जरूरत पड़ी, जब उस डंका को बजने की आवश्यकता थी, तब क्यों नहीं दिखाई पड़ा? इस सरकार की कार्यशैली यही है कि आप अपने को जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश और अपने अनुसार नैरेटिव बनाने का प्रयास है। जो आपने नाम लिया इन लोगों का, क्या मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ये क्या कांग्रेस है? शशि थरूर ये कांग्रेस है? कांग्रेस का सांसद हो, जो बात अभी कही जा रही है ना कि कांग्रेस का में होना और कांग्रेस का होना दो अलग चीजें हैं। ये जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बात कही है। तो सवाल है, क्या आप इनको मानते हैं कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं? ये उस धाती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कांग्रेस के नेताओं ने हासिल किया हुआ है। जयराम रमेश जी ने ही कहा था ना कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दो अलग चीजें। कांग्रेस एक मूल्यों मान्यताओं की एक संस्था है, आप उसे सहमत हो असहमत हो, आप उसके विरोध में खड़े हो या आप उसके साथ खड़े हो, लेकिन कांग्रेस की एक मान्यता को एक धर्मनिरपेक्षता में उनकी आस्था है, संविधान के प्रति उनकी आस्था है, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी एक आस्था है, समाज के सबसे अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों के प्रति उनकी सोच है, ये माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी एक मूल्य और एक नैतिकता उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, उनके नेताओं ने उसको हासिल किया। उन्होंने आजादी के बाद लंबे समय तक ये कांग्रेस उन मान्यताओं को लेकर चलती रही। ये हुआ कि एक आम आदमी के दुख दर्द को समझने वाले लोग हैं और एक मूल्यों के साथ जिंदा है। 1962 की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू संसद में बैठ करके अपनी आलोचना सुन रहे थे। उस समय इतनी बड़ी पार्टी किसी के पास नहीं थी, 3-4 लोग थे, 4 लोग थे भारतीय जनसंघ के। उससे अलग जैसे राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेता लेते, लेकिन संख्या इतनी बड़ी नहीं थी। बड़े पॉपुलर नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उनको तो और ताकत थी इनकार कर देने की नहीं कोई सत्र कोई बैठक नहीं होगी।
लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित एक व्यक्ति ने गोपनीय बैठक करने से इनकार किया, कहा कि बैठक होगी और सब उसे अपनी अपनी बात कहेंगे, अपनी अपनी गंभीर से गंभीर आलोचना बर्दाश्त की। तो वो एक संस्था और आज की सरकार है कि वो दुनिया को समझाने जा रही है, देश को समझाने के लिए तैयार नहीं है। आप संयुक्त संसदीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है? विशेष सत्र बुलाने की क्या दिक्कत है? संसद की क्यों नहीं बुलाई जानी चाहिए? कब नहीं बुलाई गई है? और संसद की बैठक बुलाना ये कोई ऐसा थोड़ा है कि कुछ खास लोगों को बैठक बुलाना, देश की जनता संसद को देखती है, वो भी नहीं हुआ। तो एक मूल्यों को आगे बढ़ाना और एक अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना दो अलग चीजें हैं। आप इन चारों लोगों का आपने नाम लिया। देखिए, मैं लक्ष्मण सिंह की स्थिति यह है कि लक्ष्मण सिंह कम से कम 2, 4, 5, 10 सीटों पर चुनाव हराने या जिताने की ताकत रखते हैं, लेकिन शशि थरूर साहब किसको जिता हरा सकते हैं? सलमान खुर्शीद किसको जिता हरा सकते हैं? किस इलाके में जाके वोट मांग लेंगे और आपके उम्मीदवार को जिता देंगे? ये मनीष तिवारी जी किसको जिता हरा सकते हैं? आनंद शर्मा जी की स्थिति, नेता वो है जो वोट ले आवे, अपने जीत जाने के मतलब आप लोग एक दर्जन नाम बता सकता हूं कि आधा दर्जन बार से लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, असेंबली में 9, 10 बार के मिले या एमपी है, लेकिन केवल अपने क्षेत्र तक सीमित है। तो ये ठीक है, एक नेता है, जनप्रतिनिधि है, सरकार इनको भेज रही है, जाने के लिए तैयार है। सरकार के ऊपर भी सवाल पैदा होता है कि आप विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भेजेंगे, राजनीतिक दलों से विमर्श नहीं करेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन से संसदीय दलों का गठन है? बिना दलों से पूछे ये कोई संसदीय दल बनता है? और ये संसदीय दल था भी नहीं, क्योंकि संसदीय दल का गठन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सरकार नहीं करती। नियमानुसार सरकार संसदीय दल का गठन नहीं कर सकती है, वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। तो ये क्या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाया गया था? ये टीमें गई थी, मान लीजिए एक समूह गया था सांसदों का। तो आप इनसे उस परंपरा की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से जिस तरह की कार्य संस्कृति पैदा हुई है उसी का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब आप बात जो खड़गे साहब जो बात कर रहे हैं झूठ बोलने की, खड़गे साहब बड़े नेता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज भी उनके मुकाबले संसदीय अनुभव वाला कोई नेता इस देश में नहीं है। जो बात तो कर रहे हैं उसको आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप उनकी बात को मान लीजिए, आप सिलसिलेवार बात शुरू कीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? काला धन वापस लाएंगे, आ गया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आ गया। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था, क्या कहा गया था कि लॉकडाउन होने से जो कोरोना का प्रसार है वो रुक जाएगा, हो गया, रुका, कोई असर उसका दिखाई पड़ा? नोटबंदी जब लागू हुई थी तब कहा गया था कि काला धन समाप्त होगा और आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी, रुकी? जो बातें कही गई थी नोटबंदी के दौरान वो किसी का असर दिखाई पड़ा? और इन किसी बातों को लेकर के सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण आया कि जो मेरा परसेप्शन था, जिन उद्देश्यों के साथ हम इन नीतियों को लागू कर रहे थे उसको हम पाने में सफल रहे या नहीं सफल रहे? जीएसटी लागू किया गया, क्या कहा गया था? एक देश एक कर, और कर अपवंचन की घटनाएं रोकी जाएंगी। जो अलग अलग तरह के कर लगाए जा रहे हैं वो रोके जाएंगे। हासिल हो गया। सुनील जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि हम सेकंड राउंड में आते हैं और जरा खड़गे साहब के वक्तव्य पे भी, राहुल गांधी के बयानों पे भी, और कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल वो है जो चल रहा है उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं करना चाहता हूं, अभी रोकना चाहता हूं, थोड़ा जो पहला वाला पार्ट है इसको जरा पूरा करें अमलेंदु उपाध्याय जी से। और उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमलेंदु जी, जो तस्वीर नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, ये आपके ऊपर देखिए, इसी स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर क्या ख्याल आता है आपको, क्या कहेंगे आप? केवल एक ही शब्द कहा जा सकता है, शर्मनाक, और ज्यादा कहा जाए तो बेहद शर्मनाक। इसके अलावा इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो शशि थरूर वहां गाना गा रहे थे, राजीव जी, या वो रेखा शर्मा गाना गा रही थी, उससे भी बेहद भद्दा और ज्यादा शर्मनाक। प्रधानमंत्री खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अभी तो सिंदूर का पौधा रोप रहे थे और अब पहलगाम के हताहतों के ऊपर जो हंस रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है राजीव जी?
कि आप प्रतिनिधिमंडल भेजें कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उस पर आप पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जाइए दुनिया के देशों में, और उन देशों में भी जाइए जो यूएनएससी के सदस्य हैं, वहां भी आपका प्रतिनिधिमंडल जाए और वहां आप गाना गाकर लौट आए, और यहाँ प्रधानमंत्री आए तो यहाँ आकर प्रधानमंत्री ठठाकर हंस पड़े यहाँ पे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक राजीव जी और क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, जो हमारे शहीद थे पहलगाम के और जो पुंछ में जो मारे गए पाकिस्तान की कार्रवाई में, उन शहीदों का घोर अपमान है। और ये प्रधानमंत्री ने जानबूझकर किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को वोट चाहिए उन शहीदों के नाम पर, उनकी चिताओं पर प्रधानमंत्री को वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो प्रधानमंत्री जो है चूक नहीं रहे अपमान से। लेकिन राजीव जी, सवाल यहाँ मनीष तिवारी से है, सवाल यहाँ शशि थरूर से है, सवाल यहाँ सलमान खुर्शीद से है कि आप क्यों ठठाकर हंस रहे थे भाई। गुलाम नबी आजाद तो हंस सकते हैं क्योंकि उनका रिश्ता नाता पुराना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और अब तो ये साफ खुल के आ चुका है कि यूपीए सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे उनमें गुलाम नबी आजाद भी थे। क्योंकि जिस तरीके से रोए हैं प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर जब गुलाम नबी आजाद सदन छोड़कर जा रहे थे, तो देखा जा सकता है कि वो किस लिए रो रहे थे। अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद के बारे में जो बातें कही जाती थी उन पर मोहर लग गई। तो लेकिन सवाल ये है कि आनंद शर्मा क्यों यहाँ मुस्कुराकर मिल रहे हैं, आनंद शर्मा की मुस्कुराहट का राज क्या है। तो ये इन पे सवाल होना चाहिए। और राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपीए की सरकार में दिल्ली से लेकर और जम्मू के बीच में 17 मंत्री थे और 17 मंत्री राज्यसभा से थे, और उनमें यही सब लोग शामिल थे, यही मनीष तिवारी, यही गुलाम नबी आजाद, इसी टाइप के लोग सब थे, यही आनंद शर्मा टाइप के लोग। और असली कांग्रेस की बर्बादी की जड़ यही लोग हैं राजीव जी, जो कांग्रेस की मलाई खा रहे थे, जो समझे जाते थे साहब यही कांग्रेस की मलाई टीम है, और ये जनता से कटे हुए लोग थे। सलमान खुर्शीद राजीव जी अपनी पत्नी को लड़ाते चौथे नंबर पर पहुंच जाती है विधानसभा के चुनाव में फरसाबाद। इतने बड़े नेता है सलमान खुर्शीद, और चाह रहे थे अभी लोकसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि सपा से गठबंधन हो गया था, राहुल गांधी यात्रा निकाल कर चुके थे, तो चुनाव लड़ना था उनको फरसाबाद से, बता रहे थे वरना मैं देखूंगा। और जब चुनाव नजदीक होता है मालूम पड़ता है कि कभी मनीष तिवारी की कोई किताब आ जाती है और कभी जो सलमान खुर्शीद की किताब आ जाती है, और कभी सलमान खुर्शीद साहब कह देते हैं कि कांग्रेस के हाथ जो मुसलमानों के खून रंगे हुए हैं, ये भी कह देते हैं सलमान खुर्शीद साहब। तो ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति अलग हो सकती है राजीव जी, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों हंस रहे हैं, सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर है। ये प्रतिनिधिमंडल आपने भेजा था। और दूसरा सवाल राजीव जी महत्वपूर्ण ये है कि जब प्रधानमंत्री लौट कर जब आया है प्रतिनिधिमंडल इससे मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने पूछा ये प्रतिनिधिमंडल करके क्या क्या आया, किस किस देश से ये समर्थन लेकर आया, क्या पूछा प्रधानमंत्री ने? क्या कोई पत्र है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का कि हाँ हम पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम भारत के साथ खड़े हुए हैं? जिस गुआना के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं हमारे शशि थरूर साहब राजीव जी, वो भी तो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। तो करके क्या आया है ये प्रतिनिधिमंडल? चलिए 129 यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, उन पर सवाल नहीं उठाया जाए, चलिए छोड़ दिया जाए कि चलिए प्रधानमंत्री को हक है कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे पर मौज लें, लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया वो संविधान है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उसका मौज ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन इन सांसदों की जो है ये भी तो टैक्स पेयर्स के पैसे पे गए हैं, इनकी जिम्मेदारी थी। ये तो कम से कम लंबे समय से राजनीति में है, संसदीय जीवन में है, विदेश मंत्री इनमें से कई लोग रहे हैं, ये तो जानते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या होती है। तो जब प्रतिनिधिमंडल बाहर जाता है तो किस काम के लिए आता है? शशि थरूर अगर गाना गाकर लौट आए और रेखा शर्मा गाना गाकर लौट आए, मुझे लगता है राजीव जी की जितने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गए उनमें सिर्फ एक आदमी कायदे का निकला, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिसने बाहर जाकर भी कायदे की बात की, देश के अंदर भी जिस समय संकट था तब कायदे की बात की, संविधान सम्मत बात की, और लौट कर भी आया इस चोचलेबाजी में प्रधानमंत्री का रसगुल्ला खाने के लिए नहीं गया। तो इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में केवल एक आदमी अगर काम का निकला तो वो निकला असदुद्दीन ओवैसी। और राजीव जी जो हिम्मत सुप्रिया सुले ने दिखाई है ये कहने की कि हम जब गए वहां लोगों से मिले विदेश में जाकर, तो हमसे कहा गया कि आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, भारत गांधी के रास्ते पर चलता है। यह कहने की हिम्मत जो है ये शशि थरूर क्यों नहीं दिखा पाए? ये हिम्मत सलमान खुर्शीद क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये हिम्मत मनीष तिवारी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये हिम्मत आनंद शर्मा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भाई नेहरू गांधी की लीगेसी तो कांग्रेस लेके आगे बढ़ रही है ना, उस लीगेसी जुड़े हुए तो आप लोग हैं। शरद पवार तो अलग हो गए थे,
लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस डीएससी को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो जो बात शरद पवार कह सकते हैं राजीव जी, या सुप्रिया सुले जो लौट कर आई, वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं, और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कह रही है, निजी टीवी चैनल पर भी उन्होंने कहा राजीव जी ये बात। तो जब ये सुप्रिया सुले कह रही है, तो ये बात कहने में शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई आनंद शर्मा को? बराबर में जब खड़े हुए थे निशिकांत दुबे, तो क्यों नहीं पूछा निशिकांत दुबे से कि भाई तुम इसी समय उठाकर नेहरू गांधी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हो? तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। तो राजीव जी, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये बेहद शर्मनाक है, और आतंकवादियों ने जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे थे, उतना दुख देश को नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की हंसी छिचोली से देश वास्तव में रोना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से अब आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, दूसरी तरफ जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं, इनसे इतर आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा उस पर अब चर्चा होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं छात्रों को लेकर, उनके छात्रावास को लेकर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर, उसमें भी खासकर जो ओबीसी, ईबीसी और ऐसे जो पिछड़े छात्र हैं उनकी बात, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। विपक्ष का नेता जो करना चाहिए वो कर रहा है, और सीधी चुनौती और साफ साफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते नहीं देखा। नरेंद्र मोदी हर बात पर झूठ बोलते हैं। मोदी ने देश के युवाओं और गरीबों को झूठे सपने दिखाकर धोखा देने का काम किया है। उन्होंने देश से कई वादे किए जो पूरे नहीं किए, और इसके लिए वो माफी भी नहीं मांगते हैं। यानी यहां पर मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अब स्ट्रेटेजी क्या कुछ और है कांग्रेस पार्टी की, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी यहां तीखे हमले कर रही है। प्रेम कुमार जी सही कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी तीखा हमला कर चुके हैं, राहुल गांधी तीखा हमला कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि 11वें साल में प्रवेश है, 11 साल पूरा है, प्रवेश नहीं पूरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए, लेकिन यहां से जो मैसेज देने की कोशिश है, और इसमें वो कह रहे हैं कि आप जिस पुल का, जिस रेल का आप उद्घाटन करने गए थे कटरा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आप, और सारी चीज़ों को, बहुत एक लंबी बात यहाँ पर उन्होंने कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और साफ साफ कह रहे हैं कि इतनी झूठ क्यों बोलते हैं आप, माफी मांगेंगे क्या? कैसे देखा जाए इसको? न सिर्फ देखा जाए बल्कि क्या यहाँ स्ट्रेटेजी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की, उसको जरा समझा जाए। बहुत साफ स्ट्रेटजी है राजीव जी कांग्रेस की, और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सख्त बात क्यों कही है, ये बदलाव क्या है कांग्रेस में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों अब अलग तरीके की कुछ बात कर रहे हैं, इस पे आने से पहले एक मैं जरा ये जो तस्वीर आप दिखा रहे थे मोदी साहब की, मैं इस पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर निशिकांत दुबे ने करुणानिधि पे कुछ कहा होता जैसा उसने इंदिरा गांधी पे कहा है, या नेहरू पे कहा, या बाल ठाकरे पे कहा होता, या शरद पवार पे कहा होता, तो कनिमोझी, प्रियंका चतुर्वेदी और सुप्रिया सुले डेलीगेशन से लौट आते, वो बर्दाश्त नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते, वो ये कहते हैं कि या तो निशिकांत दुबे को बुलाइए वापस, या हम वापस आ रहे हैं। किसी भी विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी को एम्बैरस करने का काम नहीं किया जो कांग्रेस के लोगों ने किया। और मैं कांग्रेस के इन जो 4-5 नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद को भी आप जोड़ लें, इनकी एक खास कैरेक्टर है खास, और वो अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में ये बाहर की तरफ के हैं। अब इनका कोई रोल नहीं है, ये चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, अपने बड़े मुश्किल जीत पाएंगे अगर लड़ाई भी किया तो वो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस का रास्ता है, उसमें अब ये है नहीं, कहीं उनकी गिनती नहीं होती। मैं तो कहूँगा इनको निकालना या इनके खिलाफ बयान देना या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, तो इनका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगी। ये इस लायक इतने बड़े हैं नहीं ये। दूसरी चीज ये कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का हमला है,
जरा इसको देखें कुछ महीनों में परिवर्तन क्या हुआ राजीव जी, और ये कुछ ही महीने का परिवर्तन है, 1-2 महीने का, और खासकर पहलगाम के बाद का, कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पे हमला करते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरएसएस बीजेपी पे प्रमुख तौर पे हमला करते थे। नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत हमले नहीं होते थे ज्यादा। अब क्योंकि मोदी कमजोर हो गए पहलगाम के बाद, विदेश नीति में एक्सपोज हो गए, तब कांग्रेस की रणनीति है कि मोदी जी को टारगेट करो, क्योंकि इनका कोई विकल्प या कोई सेकंड लीडरशिप अभी बीजेपी के पास है नहीं। तो क्योंकि मोदी अभी कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान कार्ड चल रहा होता तो स्वदेशी की बात नहीं आती। अभी आरएसएस भी एक कैंपेन लॉन्च कर रहा है स्वदेशी को लेकर, चाइना के खिलाफ। चाइना जिससे 100 बिलियन से ऊपर डॉलर का आयात होता है। मोदी जी भी इस बारे में पब्लिक बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की स्पष्ट रणनीति दिखाई दे रही है कि मोदी जी को टारगेट करो, इनको और कमजोर करो, क्योंकि इनकी अब वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता नहीं बची। स्वीकार्यता बची होती तो विदेश नीति का ये बुरा हाल नहीं होता इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अब से 3-4 दिन बाद मोदी जी कनाडा जा रहे हैं G7 जी। मेरा मानना यह है कि अगर कोई गैरतमंद प्रधानमंत्री होता तो इस न्योते को स्वीकार नहीं करता। आपको मैक्सिको के बाद, आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद, आपको यूक्रेन के बाद उनको महीनों पहले इनवाइट कर दिया कि आपको 1 हफ्ते पहले इनवाइट किया जा रहा है। राजीव जी, हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसे इनवाइट करे तो अटैची बांध के चल नहीं देंगे। अपना आत्मसम्मान सबको प्यारा होता है कि मजबूरी में बुलाया जा रहा है और आप जाने को तैयार हैं, आप मेंबर भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस की और इस G7 के बाद आप देखिएगा मोदी जी की स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी। आप नहीं कह सकते कि ट्रंप वहां पे क्या करेंगे, उनकी गिनती में छोड़ दी गई है कितनी बार वो सीज फायर की बात कर चुके हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, उसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऐतिहासिक भूल मोदी जी की से हुई है ये, और इसको आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है कि जिस दिन सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमने बड़े हमले किए, सीडीएस खुद कह चुके हैं कि 10 तारीख को हुआ था। हाँ, 10 तारीख को हमने जो है पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर के अंदर घुस के बड़ा हमले किए, और उसी दिन शाम को पाकिस्तान के साथ सीजफायर हो जाता है। सेना को कह दिया जाता है कि आप रुक जाओ। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक गलती मोदी जी कर चुके हैं, इसीलिए अब हमला कांग्रेस पार्टी का आरएसएस बीजेपी पे से ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी के ऊपर है। जी जी बिल्कुल। सुनील जी, आपके पास आना चाहता हूं और जरा इस पे विस्तार से बात करना भी चाहता था कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी आखिर क्या है। जो हमला है, चाहे वो राहुल गांधी का हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों, और लगातार आप देखिए 9 तारीख से दोनों नेता, राहुल गांधी तो करते ही थे और अकेजनली मैंने देखा, आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोलते थे, खासकर नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार हो रहा है। क्या इसके मायने हैं, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उनकी आलोचना है उसमें कभी शिथिलता नहीं बरती है। राहुल गांधी ने कभी शिथिलता नहीं बरती, लगातार हमलावर है जी। आप उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू देख लीजिए आप, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री की आलोचना के किसी अवसर को नहीं छोड़ा है, लगातार बोलते रहे हो।
सबके सामने बोलते रहे, हर मौके पर बोलते रहे। उल्लेख किया प्रेम कुमार जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा था कि इनको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब इससे बड़ी बात कोई क्या कह देगा? कांग्रेस एक विपक्षी दल के रूप में जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। आप कांग्रेस से असहमत हो जाइए, उनकी आलोचनाओं से आप असहमत हो जाइए, लेकिन एक विपक्षी दल के रूप में जो उनके पास जिम्मेदारी है, सरकार की कमजोरियों को, विफलताओं को, उन नीतियों का जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं है, उसको उजागर करना और जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर बनती है। सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पार्टी का नेता, विपक्षी दल का नेता है, उसके पास दायित्व बनता है कि वो इस काम को कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे होते तो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते। आप बीजेपी के बारे में सोचिए, ये जो लगातार हम लोग जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये यही सरकार है, यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इन विपक्षी नेताओं को किस किस संज्ञा से नहीं नवाजा है, देश के विकास में बाधक होने की संज्ञा दी है, कौन को किस तरह की आलोचना उन्होंने नहीं की। और आज आपकी मजबूरी है कि इन्हीं सांसदों के साथ खड़े होकर के आपको एक हंसी ठिठोली करनी पड़ रही है। किस तरह की व्यवस्था है आपकी? आप क्या उनसे दूरी बना पाए? आपने क्या कहा था? आप याद कीजिए, जब 2014 की में सरकार आती है या उसके पहले से कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, कर लिया आपने नारा तो ही दिया था ना। लोग पूरे देश का आप आह्वान कर रहे थे कि कांग्रेस से मुक्त हो, जितनी इस देश में समस्याएं हैं सबका कारण कांग्रेस है। आज कांग्रेस से के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस से निकल करके उनकी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, देवड़ा साहब जैसे लोग हैं, वो कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी बना लिए हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, वो सबके साथ आपको खड़ा होने की मजबूरी है। आपकी स्थिति क्या थी? आपने शिवसेना को तोड़ दिया, भला साहब ठाकरे की राजनीति को आपने कमजोर करने की कोशिश की, प्रियंका चतुर्वेदी को आपको ले जाना पड़ा कि नहीं ले जाना पड़ा? और प्रियंका चतुर्वेदी तो वही बात कर रही है जो भला साहब ठाकरे कहा करते थे। उन्होंने को अपने स्टैंड में कोई परिवर्तन तो लिया नहीं। आपको सुप्रिया सुले को ले जाना पड़ा है कि नहीं ले जाना पड़ रहा है? सवाल इस बात का है कि सरकार की स्थिति सोचिए कि यह सरकार कितनी विफल है अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अपनी विदेश नीति में और अपने देश के भीतर की राजनीति में, कि यह जिन विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थी, उसके भरोसे उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने की नौबत आ गई। और जो कांग्रेस ने कभी भी जो नीतिगत आलोचनाएं थी सरकार की, उसमें कहीं पीछे नहीं रही। सरकार के आर्थिक विकास के दावे के खिलाफ लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। आज भी कहती है कि जो आपका आर्थिक विकास के दावे आपके हैं वह आधारहीन है, खोखले हैं, तथ्यों के नजदीक नहीं है। कांग्रेस जब इन्होंने 3 कृषि कानून पास किए थे तब भी वो खिलाफ थी, लगातार कह रही थी कि वो कारपोरेट के पक्ष में है और किसानों के खिलाफ है। अकेला राजनीतिक दल थी कांग्रेस जो किसानों के साथ खड़ी थी, लगातार उनके पक्ष में बोल रही थी। वो कभी उन्होंने इस मुद्दे पर समझौता नहीं किया और खुल के किसानों के साथ थे। आप इनकी व्यवस्था देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मनरेगा कांग्रेस के विफलताओं का स्मारक है जी। ये शब्द है उनके, वाक्य है। आपने उस स्मारक को ध्वस्त कर दिया। आज उसी स्मारक के बदौलत आप अपने विभिन्न दौर में आप लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, अपने अनुसार दे रहे हैं। उसको भी कभी आप छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, किसी राज्य सरकार को पैसा देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, लेकिन उसको खत्म करने के लिए तो नहीं सोच पाया। अगर वो इतनी खराब बात थी, एक कानून लाते, कहते कि नहीं बेमतलब मुझे इसको हटा दीजिए। कर पाए क्या? विदेश नीति के मामले में लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है? उनके रहते में, उनके दौर में भारतीय जनसंघ ने उनकी आलोचनाएं नहीं की। और आप क्या एक भी नीति को बदल पाए? उनके एक भी ऐसी कोशिश जो भारतीय राजनय में कांग्रेस ने शुरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मनमोहन सिंह जी ने, या उसके पहले राजीव गांधी जी या इंदिरा गांधी ने शुरू किया, किसी को आप बदल पाए? आप में कितनी अस्थिरता रही? 2014 का जब सत्ता ग्रहण कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था? नेवर फर्स्ट, सबसे पहले पड़ोसी। और उस पड़ोसी के नारे के तहत जितने आसपास के देश हैं हमारे, जिसे पाकिस्तान में शामिल है, उनके राष्ट्राध्यक्षों को उस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। आज क्या स्थिति है?
कि ये जो आपने शिष्टमंडल भेजा उसमें से एक भी शिष्टमंडल आप आगे पड़ोसी देशों में नहीं गया। तो कहां 2014 और कहां 2025, दोनों में स्थिति आपकी क्या हो गई? क्या कर लिया आपने? सवाल इस बात का है कि मैंने किसी जो जिस बात को लेकर के आपने घोषणा की उसको आपने लागू किया, उन 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 आप उन उन उद्देश्यों को पाने में असफल हो, जिन उद्देश्यों का दावा करके वो चीजें आपने लागू की थी, कुछ हो पाया क्या? आप याद कीजिए। और मन कैसे बातें की जाती है। आप अभी पिछला जो बजट सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषणा की थी कि 12 लाख रुपए की आमदनी वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तुलना उन्होंने क्या किया था कि आप याद कीजिए कि 12 लाख रुपए वाले 12 लाख आमदनी वाले को जवाहरलाल नेहरू के जमाने में कितना इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन उन्होंने उस बात की तुलना की। इस तरह के वाक्य सुन करके कोई व्यक्ति क्या कहेगा? जवाहरलाल नेहरू का 12 लाख और 2025-26 का 12 लाख। और इसकी यह बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, सम्मानित प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के विद्यार्थी रहे हैं। हम यही सुनते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के हवाले से कोई बात कही जाती है तो ब्रह्म वाक्य है, उसमें हम संदेह नहीं पैदा करते। उसको आप एक कहा जाता था कि ये ऑफिशियल वर्जन है। आज ये क्या सिद्ध है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि आप तथ्यात्मक रूप से इसकी पुष्टि कीजिए कि इसमें तथ्यात्मक रूप से सही या नहीं है। जब इतिहास को लेकर किस तरह बातें कही गई कि जब सरकार जब आजादी के बाद बन रही थी तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में बड़ा विवाद था। कहां से तथ्य लेकर के आप आए हैं? किस ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ ये बात कही जा रही है? नई सरकार, जो चुनाव के बाद नई सरकार बन रही थी, सरदार पटेल थे ही नहीं और आप उनको प्रधानमंत्री बनाए पड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसी राजी चल रही थी और तमाम लोग यही चाह रहे थे। किस तरह की बात आप करते हैं? तो यह जो मिस इन्फॉर्मेशन का एक दौर है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल कर चुकी है उसके पास। लेकिन यह जो उसके इस मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन का जो लाभ या जो असर पिछले दिनों में पड़ता था वो आज नहीं है और इसका असर दिख रहा है आपको। आज स्थिति क्या है कि बिहार में न तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और न नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तुलना में पंडित नरेंद्र मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी की पॉपुलरिटी 10% अधिक है। ये सर्वे बता रहा है। वहां क्यों हो गया ये? राहुल गांधी सरकार तो चला नहीं रहे हैं, कोई नीतियां और कार्यक्रम तो लागू नहीं कर रहा है। वो एक राजनीतिक कमिटमेंट जो है, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो साफ साफ लोगों को दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी बात पे अड़ा हुआ है। मोदी जी के साथ इस तरह की विश्वसनीयता में इतनी कमी क्यों आ गई? आज एनडीए और इंडिया दोनों में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, हाल के जो सर्वेक्षण है उसमें कम से कम 2.5% 3% वोट का अंतर है। आज जो इंडिया दल समूह के नेता के रूप में जो चर्चा में है वो सर्वाधिक पॉपुलर नेता है बिहार में। क्यों हो गए? ऐसी कौन सी क्रांति आ गई? वो तो उसी पार्टी के नेता ना जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है जंगल राज का, उससे तल्लुक नहीं रहे हो। तो आप अगर अपने कार्यक्रमों में, नीतियों में और वक्तव्यों में अगर आप तथ्य के नजदीक नहीं रहेंगे तो उसका असर दिखाई पड़ेगा आपके पास, उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप कहते रहे साहब आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, कहां गया मेक इन इंडिया? आज बात क्यों नहीं होती? सरकार क्यों नहीं बता रही है कि मेक इंडिया के अभियान के तहत हमने क्या हासिल किया? आप आत्मनिर्भर भारत का आपने नारा दिया, आप क्यों नहीं आज बताते हैं कि पिछले 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत का जो हमने अभियान चलाया उससे हमने क्या हासिल कर लिया? आप बार बार ये कहते रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है। आप आज क्यों नहीं बता रहे हैं कि भारत की मुद्रा की कीमत दुनिया के बाजार में क्या रह गई है? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि पिछले 11 वर्षों में ऐसी किस चीज का निर्माण, ऐसे किस चीज का विकास, ऐसे किस चीज का आपने उत्पादन किया जिसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है? कुछ तो बात होनी चाहिए। नारी लगा देने से केवल क्या आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे, या इन वक्तव्यों से लोगों का विश्वास बढ़ता है। और इस तरह आप यह बात करेंगे तो विपक्षी दल के नेता के रूप में कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस भजन मंडली है कि सत्ता पक्ष का गुणगान करती रहे? आज जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की वही जिम्मेदारी बनती है और तथ्यों के नजदीक उसको होना पड़ेगा। और वो है, वो अपनी बात कह रही है।
और इन चीजों का असर भी दिख रहा है। आज पूरी की पूरी बीजेपी लगी हुई है कि बिहार में किसी तरह से केवल दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई ना हो, मल्टी कार्नर कंटेस्ट बना दिया जाए। क्यों आप चिंतित है भाई? 20 साल से आप सरकार में हैं, कुछ समय को छोड़ करके बिहार में 11 वर्षों से आप देश की सरकार चला रहे हैं। कई बार आपने बिहार की यात्राएं की, लेकिन अगर आप बिहार में जाके कहेंगे कि मैं इस संबंधित चीनी मिल के बनी हुई चीनी से चाय पीना चाहता हूं और वहां एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जी, जब आप ये कहेंगे कि फलां जगह पर एम्स बन गया है और वहां खेतों में पानी बह रहा है, तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह के वक्तव्यों की उम्मीद नहीं करते। प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से एक सुरक्षा का भाव हमारे अंदर आपके आता है। हम क्यों प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो हमारे प्रति, हमारे सुरक्षा के प्रति, देश के विकास के प्रति, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति है। लेकिन अगर आपके वक्तव्यों में विरोधाभास होगा, तथ्य नहीं होंगे, सच्चाई से बहुत दूर होगा, निश्चित रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी, आपकी विश्वसनीयता गिरेगी और जगह जगह परिलक्षित होगी। और आप बाध्य होंगे कि जिन राजनीतिक दलों को, जिन नेताओं को आपने विकास में बाधक, लोकतंत्र में बाधक, राष्ट्रद्रोही, पता नहीं क्या क्या संज्ञा आपने दी थी, उनके साथ आप बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस पे काफ़ी चर्चा की ज़रूरत भी है। ज़रा आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। और महत्वपूर्ण ये कि यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये हमलावर तो हैं, ये लोग कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, सियासी हमले की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और हमले की बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या इससे जो आने वाले चुनावों में जो जीत की जो भूख, जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं में पैदा करते हुए नजर आते हैं विपक्षी नेता, यानी इंडिया गठबंधन के नेता। बिहार में तो दिखाई पड़ रहा है कि ये भूख पैदा हुई है और चूंकि सड़क पर कांग्रेस भी दिखाई पड़ रही है और आरजेडी भी दिखाई पड़ रही है, दोनों सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। भाकपा माले वाले तो सड़क पर दिखते ही रहते हैं, वो तो 12 महीने सड़क पर दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस भी सड़क पर दिखाई पड़ रही है, मुद्दों को उठा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं पुलिस की, सब कुछ हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा जा रहा है। तो राजीव जी, जो एक भूख होती है सत्ता में आने की, वो भूख विपक्ष के लिए आंदोलनों से निकलती है। अगर विपक्ष सड़क पर है और जनता के सवालों पर अगर आंदोलन कर रहा है, तो वो सत्ता की भूख भी कही जा सकती है, तो वो भूख दिखाई पड़ती है। और जब सत्ता की भूख नहीं होती है तो विपक्ष केवल जो ट्विटर पर अपनी इतिश्री कर लेता है। तो कांग्रेस राजीव जी बिहार में कम से कम सड़क पर दिखाई पड़ रही है और मजबूत संगठन जो है उनका वहां दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब तो ये समझा जाता था कि कांग्रेस वहां कमजोर है, लेकिन वो कमजोर वाली स्थिति अब नहीं है, मजबूत संगठन जो उनका सड़क पर दिखाई पड़ रहा है और मुद्दों को लेकर है, जैसे वो यात्रा निकली रोजगार दो और क्या पलायन रोको, वो यात्रा निकली। मुजफ्फरपुर के मसले पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, वहां के स्वास्थ्य मंत्री के परिवार घर को घेरा गया, इस तरीके की तमाम चीजें हुई, तो वो दिखाती है कि वहां भूख जग रही है। राहुल गांधी 6 महीने में राजीव जी 6 बार बिहार का दौरा कर चुके जी। ये अब तक समझा जाता था कि जिस राज्य में चुनाव होता है तो वहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे शुरू हो जाते हैं। अमित शाह के प्रधानमंत्री के दौरे कई बार रद्द हुए हैं। राहुल गांधी का एक बार दौरा रद्द हुआ, वो भी सरकार ने कराया, चूंकि अनुमति नहीं थी वहां कार्यक्रम करने की, तो वो बाद में हुआ। फिर जून में कार्यक्रम लगा, मई के आखिर में जो होना था। तो ये देखा जा सकता है कि कुल मिलाकर ये भूख तो चुनाव जीतने की वो दिखाई पड़ती है, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने की भूख का ही सवाल नहीं है। सवाल ये भी है कि जनता के सवाल भी होने चाहिए, क्योंकि सरकार में आप आएंगे उसके बाद आप करेंगे क्या। तो यानी वो लक्ष्य भी निर्धारित है कि सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, और सरकार में आने के लिए जो करने के लिए करना है, उसके लिए जो प्रयास करने वो भी दिखाई पड़ने चाहिए। वो दिख रहे हैं राजीव जी। इसलिए जो सर्वे जो आया, जिसका सुनील शुक्ला जी जिक्र कर रहे थे कि 10% पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हमें ये करना है, उसका ब्लूप्रिंट उनके पास है और उसके लिए वो जमीन पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब के बीच जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो इतना आप याद रखिए कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और राहुल गांधी ने सुबह सुबह
एक ट्वीट किया लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पे, उनको विश करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए। वो ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्वीट को मैं पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें कह रहे हैं राहुल गांधी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ये देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे बीच का रिश्ता, इस लाइन को थोड़ा गौर फरमाइएगा, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, ये एक गहरा मानवीय जुड़ाव रहा है जो समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है। आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आपने हमेशा मजबूती और हौसले के साथ उन लोगों की आवाज उठाई है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। आज आपके जन्मदिन पर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। राहुल गांधी ये बात, और इसमें खासकर अपने आप को लालू प्रसाद यादव के मूल्यों से जोड़ते हुए जो बात कह रहे हैं कि जो समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है, ये गहरा मानवीय जुड़ाव रहा है, इस बात को कह रहे हैं। और ये रिश्ता सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा है। ये जो बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आने वाले चुनाव को जरा समझिएगा आप, और इस पे हम लोग आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे। आज चूंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए इस पे आगे चर्चा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहां से बिहार के चुनाव के लिए कितना कमर कस चुके हैं राहुल गांधी, और कितना उधर इंडिया गठबंधन के, यानी जो बिहार में जो गठबंधन है उसके नेता कस चुके हैं ये, और शायद इसी से यहां घबराहट नजर आ रही है नरेंद्र मोदी जी को। ये जो बाकी तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी से मिलते हुए शशि थरूर और तमाम, ये लोग आगे क्या करने जा रहे हैं और इसके जरिए नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं, इन सबको भी, इस पर भी कभी एक विस्फोटक खबर हम आप तक